के साथ प्रज्ञा के ऊपर जो है अमित शाह पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और देखिए कि किस तरह से उनका भव्य वहां पर स्वागत हो रहा है। और अमित शाह को आमतौर पर मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कम ही देखा जाता है, लेकिन यहां पर चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट है। मिशन 300 उनका जो था वो उन्होंने, बीजेपी अपने दम पर 300 सीटें जीतने जा रही है, तो भव्य स्वागत यहां पर उनका पार्टी दफ्तर में हो रहा है। किस तरह से कार में वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन जो है स्वीकार कर रहे हैं और उन पर गुलाबों की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा हो रही है। जरा सोचिए, पार्टी अध्यक्ष का स्वागत में किस तरह से तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से आप देख पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अमित शाह वाकई में ये सब डिजर्व भी करते हैं। जिस तरह से अगर आप देखें तो पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दो शख्स ने इस पूरे चुनाव की प्लानिंग की है, जिस तरीके से उसे अंजाम दिया है। आप समझिए कि जब अमित शाह से कोई मिलना भी चाहता था तो रात के 2 या 3 बजे मुलाकात कर पाता था। ये बताता है कि दरअसल पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने किस तरह से काम किया है और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जब श्रेय देना होगा, बिल्कुल श्रेय देना होगा। और यहाँ पर उस चीज को भी, उनके वर्क मोड को भी यहाँ पर समझना होगा कि किस तरह से, और ये सवाल मैं रागनी के पास भी लेके जाऊंगी, किस तरह से आप जीतते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं चलिए थोड़ा रिलैक्स करें, आराम करें। लेकिन कई बार उन पर तंज भी कसा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो ऐसा लग रहा है इलेक्शन मोड में 5 साल रहे। अमित शाह तुरंत नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर जाते हैं, पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाते हैं, लगातार वो दौरे करते रहते हैं, यात्राएं जो है वो करते रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वो जीती हुई उस पार्टी के अध्यक्ष हैं जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है और कई राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई। बिल्कुल, और मैं रागनी के पास लेके जाऊंगी सवाल को कि 44 सीटें कर देता हूं जी, 44 सीटें रागनी आपको मिली थी। जो भूमिका आपके अध्यक्ष की होनी चाहिए थी, जिस तरह की मेहनत आपके अध्यक्ष की होनी चाहिए थी, वो तो उस अध्यक्ष की दिख रही थी जो पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बैठा था केंद्र में। चलिए इसको थोड़ा सा अगर संदर्भ में कर दें रागिनी, जरा इस सवाल पर आप विचार कीजिएगा। 2017 में उत्तर प्रदेश की एक जबरदस्त जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सीधे अपना लक्ष्य किया उत्तर पूर्वी राज्यों और उन राज्यों की तरफ जहां 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं जीती थी। और आप यकीन मानिए उन 122 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी आज तकरीबन 50 से 55 सीटों पर आगे अपनी बढ़त बनाए हुए है। इस तरह की रणनीति का अभाव कांग्रेस में क्यों है? अजय जी देखिए, ये कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, यानी कि उद्यम करने से फल मिलता है। आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो उन्होंने मेहनत की है, मैं इसमें बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगी और इनकार नहीं करूंगी। लेकिन मुझे बताइए कि आप जो रणनीति की बात कर रहे हैं, वो बंगाल में क्या रणनीति थी उनकी? बंगाल में कितने लोगों के पास रोजगार है, कितना विकास हुआ, नोटबंदी का क्या प्रभाव रहा, कि वहां के कारोबारियों का किस तरीके से व्यापार बढ़ रहा है, क्या ये मुद्दे थे मोदी जी अमित शाह जी के लिए? देखिए, बनारस में पुल गिरा तो मोदी जी गए नहीं वहां, और बंगाल में जब पुल गिरा तो जाकर उन्होंने कहा कि भगवान का संदेश है, अगर आप सरकार नहीं गिराएंगे तो पुल ऐसे ही गिरता रहेगा। रागिनी जी, बाद लगातार पार्टी गिर रही है, लगातार दोनों तरफ से, टीएमसी और भाजपा की तरफ से उन्होंने जो कुछ किया वो उनको रिजल्ट दे रहा है। आप एक मिनट मुझे भी तो पूरा कर लेने दीजिए, मुझे पूरा तो कर लेने दीजिए, मुझे पूरा कर लेने दीजिए कृपा करके। उसके बाद प्रधानमंत्री जी बंगाल में चुनावी रैली में कहते हैं कि सुनिए 40 विधायक मेरे संपर्क में हैं। अमित शाह जी कहते हैं जितनी हिंसा का कीचड़ फैलेगा कमल उतना ज्यादा खिलेगा। ये कौन सा संदेश है? ये किस रणनीति की आप बात कर रहे हैं? अगर ये रणनीति आज सफल है तो जी चलिए ठीक है, आपकी अपनी राय हो सकती है। जरा मुझे एक चीज बता दीजिए, मुझे रागनी जी एक चीज बता दीजिए, आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कब राहुल गांधी को कमान दी जाएगी, कब प्रियंका गांधी की एंट्री होगी, कई राजनीतिक, चलिए बोलिए। रागिनी जी, मैं एक व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आप उस पर अपनी टिप्पणी रखिएगा। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी के साथ बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने पूछा उनसे कि आपको क्या लगता है कांग्रेस की नीति क्या है, तो उन्होंने कहा कि गीता का 2 सार आपके सामने रख रहा हूं मुझे, आप खुद ही समझ जाइए कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है। उन्होंने कहा कि गीता का एक सार है कर्मण्येवा अधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। कांग्रेस सिर्फ कर्म पर विश्वास रखती है और फल पर चिंता नहीं करती। हम जबकि हर युद्ध को धर्म युद्ध समझते हैं और धर्म के आधार पर चलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने धर्म की परिभाषा अपने शत्रु को देखकर की थी। ये 2 बातें उनकी मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं चाहूंगा आप इस पर टिप्पणी करें। सुनिए ना जी।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। आज तक गीता का ये सार बहुत ही सकारात्मक रूप से देखा जाता था कि हम मेहनत करेंगे, फल देने वाला भगवान है। आप कह रहे हैं अमित शाह उल्टी बात कहते हैं कि हम फल की चिंता करके काम करते हैं। इसी से पता चलता है कि अमित शाह जी कितना नहीं, देखिए उन्होंने ये नहीं कहा। और आप इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले जा रही हैं। देखिए रागिनी जी, मैं जानता हूं आप बहुत ही बुद्धिमान प्रवक्ता हैं, उसके बाद क्या आप इसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले जा रही हैं। देखिए उन्होंने कहा कि आप लोग कर्म करते हैं और आप फल की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन वो हर युद्ध को धर्म युद्ध मानते हैं और ठीक उसी तरीके से उसे परिभाषित करते हैं जैसे कृष्ण अपने दुश्मन को देखकर युद्ध की परिभाषा तय करते थे। देखिए अप्रोच का फर्क है, ये बात वो कह रहे थे, मैं ये कह रहा हूं। वो धर्म युद्ध मानते हैं, धर्म युद्ध मानते हैं, इसीलिए अपनी सारी विफलताओं को धर्म की ढाल से छुपाना चाहते हैं लगातार। और आप अपनी विफलताओं को किस ढाल से छुपाएंगे? देखिए भारत के प्रधानमंत्री को मणिशंकर अय्यर जी ने नीच कहा, कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, किया कि नहीं? अब भारत के राष्ट्रपिता को एक महिला देशद्रोही की उपमा दे रही है। वही मणिशंकर अय्यर दोबारा लेख लिखते हैं, लंबा चौड़ा लेख लिखते उदाहरण हैं। आप कैसे सेट करते हैं, मानक आप कैसे देते हैं? आप नैतिकता के आधार पर, अगर आप नैतिकता की बात करेंगे तो आपको बड़े मानक बनाने पड़ेंगे। नहीं रागिनी जी, मोदी जी माफ नहीं कर सकते, वो चुनाव लड़ती है। देखिए हम चाहे जो भी कहें, देखिए आज इस बात पर तो रागिनी जी वो जीते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। जरा अगर मैं आपसे कहूं वो जीते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या कुछ फैसलों को लेने में कांग्रेस पार्टी से भी देरी हुई? वो जो कंफ्यूजन की स्थिति थी उसने जनता तक सही और सीधा मैसेज पहुंचाने में काफी देरी कर दी, चाहे वो राहुल गांधी के हाथ में पार्टी की कमान सौंपना हो या फिर प्रियंका गांधी की कांग्रेस पार्टी में एंट्री हो। मैं मानती हूं इस बात पे जरूर हम लोग विवेचना करेंगे। मुझे लगता है कि कई निर्णय लेने में भी देर हुई और मुझे लगता है कि जो निर्णय लिए गए जो जनता के हित के थे उनको जनता तक पहुंचाने में भी देर हुई। और मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कांग्रेस निरंतर कोशिश करती रहेगी। रागिनी जी इस बीच एक बयान आया है, अहम बयान आया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सिद्धू के जो बयान थे उनका नुकसान हुआ है नतीजों पर। आप मानती हैं ये बात? कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान है। देखिए मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहूंगी, मुझे लगता है कि कोई भी अगर कटु शब्दों का उपयोग करता है किसी भी तरीके से अपने विरोधी पर लांछन, जबरदस्ती के लांछन लगाने का काम करता है और गलत शब्दावली का प्रयोग करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या किसी भी दल का कोई नेता, हमारे दल का क्यों ना हो, वो बिल्कुल गलत है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बिल्कुल ये राजनीति के स्तर को बढ़ाने के लिए सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि गलत भाषा का प्रयोग। एक महत्वपूर्ण सवाल जिसका मुझे उम्मीद है कि आप उतनी ही बेबाकी से जवाब देंगी जितना अभी तक आप देती आई हैं। हम राजस्थान में आपकी सरकार देख रहे हैं और वहां जो जबरदस्त सिर फटौल है वो भी सर्वविदित है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां पर भी जो सिर फटौल है वो भी सर्वविदित है। कर्नाटक में आपकी सरकार है और वहां पर क्या स्थिति है हम सब बखूबी जानते हैं। क्या हम ये माने कि राहुल गांधी अपने नेतृत्व में सब कुछ ठीक करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपने छत्रपों को संभाल नहीं पाते, लोगों तक एक स्पष्ट संदेश नहीं दे पाते कि पार्टी का कोई डिसिप्लिन होता है? वरना क्या किसी की वाकई में मजाल होती कि इस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई होती? क्या वाकई में जेडीएस के नेताओं को इतनी शिकायत झेलनी पड़ती जो कर्नाटक में झेलनी पड़ रही है? देखिए कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, अधिनायकवादी राजनीति हम नहीं करते। यानी कि अमित शाह और मोदी जी का डर इतना हो पार्टी में कि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, ये ना पार्टी के लिए अच्छा है उनकी, ना लोकतंत्र के लिए। अगर 10 बर्तन होंगे तो आपस में खटकेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमने 3 प्रदेशों में सरकार बनाई। मेरी अपेक्षा ये थी कि वहां पर कुछ सीटें हम ज्यादा लेंगे, वो नहीं हो पाया है। उसका आकलन करना कांग्रेस को बहुत ज्यादा जरूरी है। गुटबाजी की वजह से हुआ या फिर लोगों को लगा कि हम प्रदेश के चुनाव में अलग वोट करें और देश के चुनाव में अलग करें, उसका क्या कारण रहा? मैं क्षमा चाहता हूं, आपने कहा कि आपने अभी बीजेपी के ऊपर तोहमत लगाया। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं खुद आपकी पार्टी का इतिहास, जहां पर हेडक्वार्टर यानी कि
दिल्ली तय करता रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उस पार्टी में आज लोकतंत्र की बात अगर करें तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है रागिनी जी। आप देखिए, हम ये कहते हैं कि जीते हुए विधायक तय करते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जीते हुए सांसद तय करते हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल जी लगातार चुनाव में हर इंटरव्यू में कहते रहे कि जनता मालिक है। उसके बाद आप अगर इतिहास के पन्ने पलटते रहे तो देखिए गलतियां भाजपा से भी हुई होंगी, कांग्रेस से भी हुई, लेकिन हमने आज के समय में मुद्दों को उठाया, सकारात्मक जनमुखी राजनीति की और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका हम अब भी निभाएंगे। विपक्ष की भूमिका तो क्या लीडर का सबब यह है कि राहुल गांधी जो हैं अभी भी शाम के 4 बज चुके हैं और माना जाता है कि 4 साढ़े 4 तक आते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल एक और होगा रागिनी जी कि क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद राहुल गांधी अपने पास रखना इस बार पसंद करेंगे? क्योंकि पिछली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद तो आपको नहीं मिल पाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगुवाई मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे। आप बताइए, मेरे पास टीवी अभी नहीं है, कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? अगर 56 सीटें हैं तो हमें नेता विपक्ष का पद स्वतः ही मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर के तौर पर तो राहुल गांधी लोकसभा के पटल पर रह सकते हैं ना, वहां तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ये तो आपको लगता है कि उन्हें करना चाहिए? क्या कहती हैं? देखिए, वो मैं आपको नहीं कह सकती, उसके बारे में माफ कीजिएगा पर मेरे पास जानकारी नहीं है। वो 1-2 दिन में तस्वीर ज्यादा साफ होगी और आपको जरूर पता चलेगा। जी रागिनी जी, आपने चर्चा की, आपने अपने राय सामने रखी और बेबाकी से आपने बातों को माना। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पुरजोर स्वागत हुआ है और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से 4 लाख के भारी अंतर से जीत दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पिछला रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। 3.5 लाख की जो बढ़त थी अब वो 4 लाख से पार हो गई है। सुशांत मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। सुशांत, देखिए, पिछला जो रिकॉर्ड था उनका 2014 का, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया था 3,71,000 वोटों से और इस समय वो 4,05,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और उनके पीछे शालिनी यादव है। यानी कि साफ सी बात है कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने और अभी भी गिनती चल रही है और माना यह जा रहा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग 5 या 5.25 लाख वोटों से यहाँ पर वाराणसी में इस सीट को जीत दर्ज करने में नरेंद्र मोदी कामयाब होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की थी कि इस बार नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर जीत हासिल करे, लगभग वही होने जा रहा है। अपना रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और अभी भी जो मतों का फासला है वो लगातार बढ़ रहा है। यानी कि लगभग 5-5 लाख वोट से नरेंद्र मोदी यहाँ से जीत हासिल करेंगे। सुशांत, इस जीत के साथ क्या वाराणसी की जनता को अब इस बात का यकीन होगा कि जो विकास के कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उस पूरी कंस्टिट्यूएंसी में हो रहा था उसमें अब तेजी आएगी? क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की ही सरकार है। जी बिल्कुल, वाराणसी के लोगों को यकीन है कि सीवर समस्या, पेयजल समस्या, ये 2 ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक वाराणसी में